हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल क्लास 8 का पहला पार्ट फूटा प्रभात हम पढ़े थे। इसका 3 पैराग्राफ कल पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। आगे का आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। देखिए, कल हम यही पढ़े थे आपका पहला चैप्टर, जिसके शीर्षक का नाम है फूटा प्रभात। फूटा प्रभात, प्रभात का मतलब सुबह होता है और फूटा प्रभात का मतलब सूर्योदय हो गया है। और इसमें इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। कल जो हम पढ़े थे उसमें यही बताए हैं कि सुबह हो चुका है, चिड़िया जो हैं वो अपना कलरव करने लगी, झरने अपने मधुर स्वर में झरने लगे, पूरब दिशा में लालिमा दिखाई दे रही है, चारों तरफ धरती पे प्रकाश फैल गया है, अंधेरा खत्म हो गया है और चारों तरफ की दिशाएं काफ़ी खुश हैं और आश्चर्यचकित भी हैं। आज हमको पढ़ना है इसका चौथा पैराग्राफ। देखिए चौथा पैराग्राफ क्या है। खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंध छवि की बंधन। कवि यहाँ कह रहे हैं कि सवेरा हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय होने के बाद क्या होता है, सभी लोग अपने अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। द्वार का मतलब आप जानते हैं दरवाज़ा, दृग का मतलब नेत्र होता है और कंठ का मतलब गला होता है। मुकुल, मुकुल का मतलब कलियां होती हैं, फूल की कलियां। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे ही सूर्योदय हुआ है, प्रातःकाल हुआ है, सभी के दरवाजे खुल गए, यानी सभी नींद से जग गए। भाव यही होगा कि सभी नींद से जग गए। और दृग यानी सबके नेत्र भी खुल गए। खुले कंठ, कंठ मतलब गला होता है। कंठ खुलने का मतलब है कि सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे, सभी नींद से जग गए, सबकी आंखें खुल गईं और सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे, अर्थात सभी के कंठ या गला खुल गए। खुल गए मुकुल, मुकुल मतलब फूल की कलियां होती हैं। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, फूल की कलियां भी खिल गईं, यानी कलियां भी फूल में बदल गईं। शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए। शतदल मतलब होता है कमल, शीतल मतलब ठंडा, कोश, कोश मतलब खजाना भी होता है और फूल की पंखुड़ी भी होता है। और मधुकर मतलब भंवरा और गुंजार लिए मतलब भनभनाते हुए या गुनगुनाते हुए। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कमल है वह भी खिल गए हैं। जैसे कमल जैसे ही शाम होता है तो कमल सिकुड़ जाता है, शाम होते ही कमल सिकुड़ जाता है और जैसे ही सूर्योदय होता है कमल खिल जाता है। और भंवरा, मधुकर मतलब भंवरा होता है, भंवरा कमल में बैठ के रसपान करता है और जैसे ही शाम होते कमल सिकुड़ जाता है, भंवरा उसी में बंद हो जाता है। भंवरा कमल से बहुत अधिक प्यार करता है, उसको काट के बाहर नहीं निकलता है, वह सुबह होने का इंतज़ार करता है। और सुबह होने पे, सूर्योदय होने पे जैसे ही कमल खिलता है, भंवरा उसमें से गुनगुनाते हुए निकल जाता है। उसी का वर्णन यहाँ पे कवि किए हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि वह भंवरा जो कमल का रसपान कर रहा था, अचानक संध्या हो जाने के कारण जब उसमें बंद हो गया और जैसे ही सूर्योदय होने के बाद कमल खिल रहा है शतदल के शीतल कोशों से, यानी कमल की पंखुड़ियाँ जैसे ही खिल रही हैं, उसमें से निकला मधुकर गुंजार लिए, उसमें से भंवरा भनभनाते हुए, गुंजार करते हुए निकल जाता है। खुल गए बंध छवि के बंधन, खुल गए बंध यानी संध्या होने के बाद, शाम होने के बाद जो यह प्रकृति का सौंदर्य था, जो बंध गया था, यानी हमको दिखाई नहीं दे रहा था, वह भी खुल गया। खुल गए बंध छवि के बंधन, यानी प्रकृति का सौंदर्य जो बंधनों बंध गया था, अब वह बंधन से मुक्त हो गया तथा प्रकृति का सौंदर्य चारों तरफ दिखाई देने लगा।
खुल गए बंध, किसका बंध? जो प्रकृति, छवि के बंधन। छवि मतलब सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य। प्रकृति के सौंदर्य जो शाम होने के कारण बंध गए थे, हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, वह सूर्योदय होते ही खुल गए बंध, उसके बंधन खुल गए और प्रकृति का सौंदर्य हमको दिखाई देने लगा। यानी कवि यहाँ सूर्योदय प्रातः काल का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। चौथा पैराग्राफ आप देखेंगे, जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंध, दृग भर समेट तो लो यह श्री यह कांति, बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद, झर 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 झर। कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि जागो धरती के सुप्त बाल, जगती, जगती मतलब होता है धरती, और सुप्त मतलब सोए हुए, और बाल मतलब बालक। कवि कह रहे हैं कि हे धरती के सोए हुए बालक, अब तुम जग जाओ, क्योंकि सूर्योदय हो गया है, प्रातः काल हो चुका है। इसलिए हे धरती के सोए हुए बालक, सुप्त बालक यानी सोए हुए बालक, अब तुम जग जाओ, क्योंकि तुम देश के कर्णधार हो, देश के भविष्य हो, भारत का भविष्य तुम पे टिका हुआ है। इसलिए हे सोए हुए बालक, धरती के सोए हुए बालक, सुबह हो गया है, अब तुम जग जाओ। फिर नीचे क्या कह रहे हैं कि पलकों की पंखुरियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंध। पलक मतलब आप जानते हैं आँख का पलक, पंखुरी यानी जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी तुलना पलक से की गई है। और खोलो मधुकर के अलस बंध, अलस बंध यानी अलसाई हुई आँखें, अलस बंध मतलब अलसाई हुई, जो आलस से बंधा हुआ है। मधुकर का मतलब यहाँ भी भंवरा ही होगा, क्योंकि भंवरा भी काला होता है और हमारी आँखें भी काली होती हैं, इसीलिए आँख की तुलना यहाँ भंवरा से किया गया है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि पलकों की पंखुरियाँ खोलो, खोलो मधुकर की अलस बंध, यानी पलकों की पंखुड़ियाँ खोल दीजिए। कवि कह रहे हैं जिस प्रकार भंवरा काला होता है, उसी प्रकार तुम्हारी अलसाई हुई आँखें जो कि आलस से युक्त है, उसे आलस के बंधन से मुक्त कर दो। यानी सुबह उठने का बच्चों का जल्दी मन नहीं करता है, काफ़ी आलस लगता है, तो कवि वही कह रहे हैं कि जो तुम्हारी आँखें अलसाई हुई हैं, आलस के कारण बंधी हुई हैं, उनको आलस के बंधन से मुक्त कर दो, अर्थात अपनी आँखें खोल दो। सुबह हो गया है और हे धरती के सोए हुए बालक, तुम सब जग जाओ। नीचे देखिए क्या कर रहे हैं, दृग भर समेट तो लो यह श्री यह कांति। दृग मतलब नेत्र होता है, भर मतलब भर लेना, समेट का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लेना। श्री, श्री मतलब सौंदर्य होता है, प्रकृति का सौंदर्य, और कांति मतलब चमक होता है। कवि कह रहे हैं कि दृग भर समेट तो लो यह श्री, यानी अपनी आँखों में समेट लो, भर लो, किसको समेट लो? यह श्री यानी प्रकृति के सौंदर्य को, जो सुबह हुआ है, और यह प्रकृति का सौंदर्य जो हमको दिखाई दे रहा है, जो बंधन से मुक्त हो गया है, उस सौंदर्य को, श्री को तुम अपने नेत्रों में भर लो, समेट लो। यह कांति और उसकी चमक को भी अपने नेत्रों में समेट लो। ये धरती के बालक सोए हुए जगो और प्रकृति के सौंदर्य को समेट तो लो यह श्री, यानी समेट लो अपने आँखों में प्रकृति का सौंदर्य और यह कांति, प्रकृति के चमक को और सौंदर्य को अपने आँखों में भर लो, समेट लो। क्यों समेट लो? बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद। बही आती, बहना मतलब आप जानते ही हैं, और दिगंत अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दिक प्लस अंत। दिक मतलब दिशा होता है और अंत का मतलब आप जानते ही हैं, दिगंत मतलब दिशाओं का अंत। छवि मतलब भी सौंदर्य होता है और सरिता मतलब नदी होता है। और ओ मंद,
मंद मतलब आप जानते हैं कि धीमा होता है, और अमंद यानी जो धीमा नहीं है अर्थात तेज है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो यह प्रकृति की दिशाएं हैं, सौंदर्य हैं, वह इस तेजी से बह रहे हैं जैसे कि सरिता अमंद, यानी नदी जो है वो काफ़ी तेज रफ्तार से तेज धारा में बह रही है, वो रुकने वाली नहीं है। नदी की जो धार है वह रुकने वाली नहीं है। अमंद यानी मंद नहीं है, वह धीमा नहीं है, काफ़ी तेज है। सरिता अमंद, नदी की धार काफ़ी तेज है। ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति का सौंदर्य भी काफ़ी तेज है, लगातार बहता जाता है। यानी अभी शाम हो जाएगा, उसके पहले ही तुम उठ के और अपने आँखों में प्रकृति का सौंदर्य समेट लो। हे मेरे देश के बच्चों, प्रकृति का यह जो सौंदर्य है फैला हुआ है वह अपने आँखों में समेट लो। यह जो सौंदर्य है वह तेज गति से बहती हुई नदी के समान है, जैसे नदी तेज गति में झरझर करती हुई बहती है। चौथा देख लीजिए, फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर केसर ज्यों छवके वहनी बाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसी धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लौ भरे शीप। फूटा प्रभात यानी सुबह हो गया है, सूर्योदय हो गया है। फूटा बिहान, सवेरा हो चुका है। छूटे दिनकर के, दिनकर मतलब सूर्य होता है। सर मतलब बाण होता है। ज्यों जैसे, छवि दृश्य, वहनी अग्नि को कहा जाता है। वहनी बाण यानी अग्नि का बाण। केसर आप जानते ही हैं कि एक प्रकार का फूल भी होता है और केसर को लोग खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। प्रखर मतलब तेज होता है और बाण का मतलब आप जानते ही हैं। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि सवेरा हो गया है, सूर्योदय हो गया है। बाण के समान जो सूर्य की किरणें हैं, जो मतलब जैसे, सर मतलब बाण और दिनकर मतलब सूर्य, यानी बाण के समान जो सूर्य की किरणें हैं वे ठीक ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मानो कोई वहनी बाण हो, यानी अग्नि का बाण हो। सूर्य की किरणें किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? जैसे कोई अग्नि का बाण हो, वैसे ही सूर्य की किरणें प्रतीत हो रहे हैं। सुबह का जो सूर्य का किरण है। केसर एक प्रकार का पौधा होता है और केसर के फूल लाल लाल होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जिस तरह केसर के फूल लाल लाल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। केसर फूलों के प्रखर बाण, यानी केसर के फूलों के समान जो लाल उनके फूल होते हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें भी काफ़ी तेज और लाल दिखाई दे रहे हैं। नीचे कह रहे हैं कि आलोकित जिनसे धरा। आलोकित यानी प्रकाशित, आलोक मतलब प्रकाश होता है, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, आलोकित हो गया है। आलोकित जिनसे धरा, धरा मतलब पृथ्वी, और उन किरणों से पूरी हमारी धरती प्रकाशित है। आलोकित जिनसे धरा यानी हमारी धरती जो है उन किरणों से काफ़ी प्रकाशित हो चुकी है, कहीं पे अंधेरा नहीं रह गया है। प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। प्रस्फुटित मतलब खिलना, पुष्प मतलब आप जानते ही हैं फूल, प्रज्वलित मतलब जलना, दीप मतलब दीपक, और लौ, दीपक का जो लौ होता है उसी के लिए लौ का प्रयोग किया गया है। और सीप, सीप जो समुद्र में पाया जाता है, छोटे छोटे सीप समुद्र में पाए जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रस्फुटित यानी सूर्य की किरणें जैसे ही धरती पे पड़ा है, फूल भी क्या हैं, खिलने लगे हैं। बाग बगीचों में जो फूल हैं वह खिल चुके हैं और यह फूल दीपक की लौ के समान दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ता है, फूल पौधों पे पड़ता है,
वैसे ही क्या हो गया, प्रस्फुटित पुष्प, फूल जो है वह खिलने लगे हैं और वह किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, प्रज्वलित दीप, दीपक की लौ के समान लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं। समुद्र की सीपी भी आग से भरी हुई दिखाई दे रही हैं। लौ भरे सीप, जो समुद्र की सीप हैं, जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वो भी ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कि कोई अग्नि से भरा हुआ कोई लौ हो। वैसे ही समुद्र के सीप भी दिखाई दे रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ देखिए। फूटी किरणें ज्यों वह निबाड़, ज्यों ज्यों तिशल्य, तर वन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल। कभी आगे कहते हैं कि फूटी किरणें, किरण मतलब प्रकाश होता है, ज्यों मतलब जैसे, वहनी मतलब आग, और बाण आप जानते ही हैं। ज्योति मतलब भी प्रकाश होता है और शल्य मतलब भाला होता है। तरु वन यानी पेड़ों से भरा हुआ जंगल, तरु मतलब पेड़ होता है, वन मतलब जंगल होता है, यानी पेड़ों से भरा हुआ जो जंगल है। तो कवि क्या कर रहे हैं कि सूर्योदय होने पर किरणें इस प्रकार से निकल रहे हैं जैसे आग की बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ज्यों वह निबाड़, जैसे कि आग की बाण की वर्षा हो रही हो, इस प्रकार सूर्य की किरणें निकल रही हैं। सूर्योदय की किरणें नुकीला भाला, शल्य मतलब भाला होता है। सूर्य की जो किरणें हैं एक तो अग्नि बाण के समान दिख रहे हैं और दूसरे एक नुकीले भाला के समान उनका प्रकाश, ज्यों ज्यों तिशल्य, जैसे नुकीले भाला के समान उनका प्रकाश दिखाई दे रहा है। कवि आगे कहते हैं तर वन में जिनसे लगी आग। कवि कहते हैं कि जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं और उनमें जो लाल लाल फूल लगे हुए हैं वह आग के समान प्रतीत हो रहे हैं। जिनसे लगी आग, क्योंकि आग का भी रंग लाल होता है, तो कवि कह रहे हैं कि जो जंगलों में जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और जो उनमें लाल लाल फूल लगे हुए हैं वह आग के समान प्रतीत हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होने पर लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल। लहर मतलब नदी के किनारा जो पानी का लहर होता है, गीला मतलब आप जानते ही हैं गीलापन, और गाल यहाँ नदी के किनारा को कभी यहाँ गाल शब्द का प्रयोग किए हैं। और चमकते ज्यों, ज्यों मतलब जैसे, और प्रवाल मतलब कोपल होता है, जो नए नए पत्ते निकलते हैं उनको प्रवाल कहा जाता है। अनुराग मतलब प्रेम होता है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रातःकाल होने पर नदी का जो गाल है अर्थात जो किनारा है वह नदी के बहाव के कारण गीला हो गया है। लहरों के गीले गाल यानी नदी के किनारा का जो लहर है वह उनके लहरों के कारण गीला हो गया है और उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यानी नदी के लहरों पे जो गीले हो गए हैं उन पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चमकते ज्यों प्रवाल, यानी कोई नए नए पेड़ के पत्ते हों। नदी के किनारे जो उनके पानी से गीले हो गए हैं, जब उन पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो चमकते ज्यों प्रवाल, वह इस प्रकार चमक रहा है जैसे कि कोई पेड़ के नए नए पत्ते हों, प्रवाल हों। कवि नीचे कह रहे हैं कि अनुराग यानी प्रेम होता है। प्रेम का रंग भी लाल होता है, प्रेम का रंग भी लाल होता है। इसीलिए हम सबको सभी से प्रेम करना चाहिए और प्रेम के रंग में डूब जाना चाहिए। भारत भूषण अग्रवाल की यह कविता यहीं समाप्त होती है। इसमें आप देखे होंगे कि भारत भूषण अग्रवाल जी ने सुबह के सौंदर्य का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किए हैं। इसको पढ़ने के बाद मन में एक स्फूर्ति और एक नया चेतना जागृत होता है हमारे मन में।
काम करने की लालसा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। यहाँ कवि बताए हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए उनको सुबह के वातावरण के जैसा हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और अपने काम के प्रति प्रेरित होना चाहिए। इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए आपके पाठ में पीछे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप उसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर नहीं होगा बुक तो मैं इसका शब्दार्थ भेज भी दूंगी ग्रुप में, जिसको फेयर कॉपी में आप नोट कर लेंगे और साथ में याद भी कर लेंगे, जिससे आपको कविता और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।